नमस्कार आप सभी को। राम राम राकेश जांगरा जी, क्या मेरी आवाज़ और वीडियो क्वालिटी दोनों सही आ रही हैं? नमस्ते उत्तम सिंह जी, नमस्कार केशव चहल जी। नमस्ते दलबीर सबरवाल जी, चंद्रहास जी, नमस्कार। नमस्कार कृष्णा देवी जी, मनदीप सिंह ढुल, नमस्ते भाई। उज्जवल भारद्वाज, हेलो सर। सुनील, नमस्कार सर। राकेश जांगरा, बिल्कुल सही है जी, थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग बात करेंगे मेनली नायब तहसीलदार के केस की, थोड़ा डिटेल्ड डिस्कस करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर्स में जो नई डेवलपमेंट्स हुई है, आरटीआईज आई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद कैसे ये बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम है पीटीआईज के साथ, इनफैक्ट इनकी कंडीशन बदतर है पीटीआईज से, और कैसे पीटीआईज को ही मतलब वही टारगेट हुए, वही निशाना बने। और मैं यहाँ पर पीटीआईज को एक आह्वान भी करना चाहूँगी, एक मैसेज देना चाहूँगी। वो ये है कि आप इन तथ्यों को यूज करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये लगता है, मुझे कई जगह से खबरें मिली हैं कि पीटीआईज को ये लगता है कि श्वेता बहन जी जो तथ्य दे रही हैं वो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम भी कर्मचारी हो गए और हम किसी और कर्मचारी के बारे में बोल नहीं सकते। तो आप कर्मचारियों के बारे में नहीं बोल रहे हैं, आप व्यवस्था के बारे में बोल रहे हैं। आप उन्हें ये बताएंगे कि अब देखिए ये वाले तथ्य, जो जिसको भी लीगल थोड़ी सी नॉलेज होगी वो ये तथ्य देखकर मतलब उनको समझ में आ जाएगा कि आपका पॉइंट क्या है, कि अब देखिए अब भी ऐसे ही हो रहा है और अब बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। तो मान लीजिए ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक डोमेन पे बहुत बड़ी अगर ये चीज उभर के आ गई तो अब जितनी भी भर्तियां हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भड़बड़ करके गिरेंगी, बचेगी नहीं। तो क्या सरकार की किरकिरी नहीं होगी इसमें? क्योंकि जिस चीज में वो उंगली किसी और को दिखा रहे हैं, तीन उंगलियां उस दूसरी साइड भी तो आ रही हैं। यहां मैं किसी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहती, मेरा कहने का एक मतलब है केवल कि जो उंगलियां आपके ऊपर उठ रही हैं आप उल्टी उनके ऊपर भी तो उठवा सकते हो, आपके पास तथ्य हैं। आपका मानवीय आधार बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, 10 साल की सर्विस हो गई और बच्चे हैं और फैमिलीज हैं, आश्रित हैं इस पर, कुछ विधवाएं हो चुकी हैं, कुछ लोग अब इस धरती पर नहीं रहे, कैसे ये सब चीज़ें। लेकिन मानवीय चीज़ें कागजी उसको नहीं रिप्लेस कर सकती हैं। आप ह्यूमैनिटेरियन दिखाते रहिए लेकिन कागज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये दिखाइए। मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करती हूँ। दूसरी चीज, आप सरकार संवेदनशील है, सरकार ने कहा कि आप एक्ट बना के ले आइए और हम उसे लागू कर देंगे, राइट। आपने इस चीज के लिए हाँ क्यों भरी? आप ये कहिए कि सरकार के पास सारी लीगल मशीनरी है, एजी साहब हैं सरकार के पास, आपके पास हर एक सुविधा मौजूद है, फंड्स हैं, सब कुछ है, और साथ में आपकी इच्छा शक्ति है हमें रखने की वापस। आपने स्वयं कहा कि एक्ट बना के ले आओ, मैं तुम्हें रख लूंगा। तो आप अपने उन चीजों पर आप स्वयं क्यों नहीं वर्क करवाते अपनी लीगल मशीनरी से? आप कहिए, आपके पास लीगल मशीनरी, आप उनसे कहिए कि वे एक्ट बनाएं और आप उसमें राजी हो जाइए। यहां हामी भरने का एक छोटा सा नुकसान क्या है कि यदि आप जो भी एक्ट लेके जाएंगे और अगर वो रिजेक्ट होता रहा तो समय ना बीत जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप अपनी मांग को उधर फोकस करें। प्लस ये कागज़ दिखाने में कुछ नहीं जाता, इसमें आपका पॉइंट स्ट्रांग होगा, दैट्स इट। एनीवेज, तो हम अब मुद्दे की बात पे आते हैं। 7 जुलाई 2020 को आरटीआई का जवाब आता है। आरटीआई जिसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया पूछा हुआ था, ठीक, कि असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, भर्ती कैसे हुई। 11 महीने हो चुके हैं भर्ती हुए, फाइनल रिजल्ट आए, लेकिन जवाब आता है
कि विज्ञापन संख्या 1/2019 में विज्ञापित सहायक प्रोफेसर कॉलेज कैडर के पदों की सीधी भर्ती प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है। सभी विषयों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने उपरांत मापदंड की प्रति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। 11 महीने हो चुके हैं रिजल्ट आए हुए, लेकिन कोई भर्ती क्राइटेरिया नहीं बताया गया। भर्ती क्राइटेरिया खुद बताना चाहिए। जैसे पीटीआई में तो रिजल्ट के साथ आ गया था ना, यहां तो आरटीआई में भी डिनाई कर रहे हैं। इससे पहले आरटीआई में कहा था कि ये कॉन्फिडेंशियल है, हम नहीं बता सकते। अब मैं यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट है वो कोट करना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सिविल अपील है नंबर 979 ऑफ 2014। ये जिसने भी यूज करना हो नायब तहसीलदार असिस्टेंट प्रोफेसर केसेस में, उन सबके लिए जरूरी है, प्लीज ध्यान देके सुनिएगा। अराइजिंग आउट ऑफ एसएलपी सिविल नंबर 26090 ऑफ 2011 रेणु एंड अदर्स वर्सेस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 30 हजारी एंड अनदर। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छी चीज बोली, जो आप ध्यान से सुनिएगा। 16वें पैराग्राफ में बोल रखा है, अनदर इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट इज दैट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। Therefore, the advertisement must specify the number of posts available for selection and recruitment, the qualifications and the eligibility criteria for such post should be explicitly provided, and the schedule of recruitment process should be published with certainty and clarity. The advertisement should also specify the rules under which the selection is to be made, and in absence of the rules, the procedure under which selection is likely to be undertaken. Quote unquote, this is necessary to prevent arbitrariness and to avoid change of criteria of selection after the selection process is commenced, thereby unjustly benefiting someone at the cost of others. सुप्रीम कोर्ट स्वयं ये कह रहा है, और आप क्या कह रहे हैं कि हम क्राइटेरिया नहीं बताएंगे। 11 महीने रिजल्ट आने के बाद भी आप क्राइटेरिया नहीं बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि तुम्हें पहले ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही क्राइटेरिया बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम बीच में अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो किसी को भी लाभ पहुंचाने के लिए। क्या यही चीज तो पीटीआई में ग्लेयरिंग था ना, ये कि क्राइटेरिया नहीं बताया गया था। यही आपने नायब तहसीलदार में किया, यही आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की इतनी भर्तियां हुई हैं, बहुत ज्यादा, पीटीआई से तो बहुत ज्यादा भर्तियां हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, उसमें नहीं बताया गया क्राइटेरिया। तो केवल पीटीआई क्यों टारगेट किए गए, ये लोग क्यों नहीं? केवल एक ही भर्ती क्यों टारगेट हुई और क्यों नहीं? खैर, तो क्राइटेरिया खुद से बताना होता है, यहाँ ये क्राइटेरिया उसमें भी नहीं बता रहे हैं, आरटीआई में भी नहीं बता रहे हैं। तो इसमें क्या क्रेडिबिलिटी कमीशन की क्वेश्चन नहीं होती। अब हम आते हैं नायब तहसीलदार वाले केस पे। नायब तहसीलदार के ऊपर केस फाइल्ड है CWP 32597/2019, राइट। इस केस में क्या है, इस केस की मेन चीज भी यही है। इस केस में क्या था कि आपने कहा था, नायब तहसीलदार शुरू होने से पहले कहा था कि 100 क्वेश्चंस आएंगे MCQs के, और 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो मतलब 100 मार्क्स के हो गए। बच्चे पेपर देने से पहले बच्चों को पता नहीं था कि एक क्वेश्चन आधे नंबर का होगा। यह क्राइटेरिया बच्चों को नहीं बताया गया था। यह क्राइटेरिया सिलेक्शन के बाद नहीं बताया गया, ज्वाइनिंग के बाद नहीं बताया गया, आरटीआई में नहीं बताया गया, कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल है। क्यों नहीं बताया गया? जब इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा बाहर से, तब जाके बताया गया। तब बच्चों को पता चल रहा है कि आप यहाँ पे ग्रेजुएशन के भी मार्क्स जोड़ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के भी जोड़ रहे हैं, आप यहाँ पे पीएचडी के भी जोड़ रहे हैं, और तो और 12.5 नंबर इंटरनेशनल कोई स्पोर्ट्स खेला हो उसके जुड़े हैं। नायब तहसीलदारों के लिए आप किसका चयन कर रहे हो? ओलंपिक्स में जो खेल के आया उसका। तो क्राइटेरिया यहाँ पे मिडवे चेंज नहीं किया गया, क्योंकि आपने तो बच्चों को ये बता रखा था कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। आपने कैसे 50 नंबरों के क्वेश्चंस कर दिए? और इसमें क्या है, 16/8/2019 को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और 11/9/2019 को क्राइटेरिया रिवील किया गया ऑफिशियल वेबसाइट पे। बड़ी ही मिन्नतों के बाद, बड़े ही क्या बोलूं मैं आपको, बहुत संघर्ष के बाद 11/9/2019 को रिवील किया गया यह क्राइटेरिया।
राइट। ऐसा ही असिस्टेंट प्रोफेसर्स में चल रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर्स में तो बस मनमर्जी का चल रहा है सब कुछ। सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलता है, हाई कोर्ट में कुछ और जवाब दे देते हैं, केसेस चलते रहते हैं लंबे लंबे। जब एक सेट पैटर्न हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कह दिया है कि आपको सारे रूल्स ऑफ द गेम पहले ही बताने पड़ेंगे, तो आप क्यों छुपा छुपा के उस चीज को रखते हो? आजकल सभी बच्चे पढ़ने लग गए हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया। जब टॉपर ही बाहर हो रहा है, ये तो टॉपर है बच्चा, 95.70 के साथ हाईएस्ट मार्क्स लेके ये बैठा हुआ, ये बाहर है इस चीज से। कारण खैर, तो इसके बाद इसमें बार बार यही आ रहा है कि क्राइटेरिया नहीं बताया गया, क्राइटेरिया छुपाया गया, क्राइटेरिया रिवील नहीं किया गया। इसमें एक पोर्शन में पिटिशनर की तरफ से पढ़ना चाहूंगी जो है, इट इज सेटल्ड प्रोपोजिशन ऑफ लॉ दैट क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन कैन नॉट बी चेंज्ड मिडवे। सेम लाइनें हैं जो पीटीआई में थी, सुनते रहना ध्यान से। रूल्स ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर द गेम इज आइदर कमेंस्ड और प्लेड इज द सेटल्ड प्रोपोजिशन ऑफ लॉ इन द प्रेजेंट केस सिंस द एंटायर प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन हैज बीन चेंज्ड मिडवे एंड 100 मार्क्स इन रिटन टेस्ट रिड्यूस्ड टू 50 मार्क्स, देयरफॉर द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस इज इलीगल, रिक्वायर्ड टू बी क्वेश्ड। ठीक है, इसमें बार बार यही चीज बोली गई है कि अनड्यू वेटेज इस चीज को दी गई, उस चीज को दी गई, ये सब कुछ, और ये प्रेयर की गई। अब आते हैं जो मेन चीज मैं पढ़ने वाली हूँ, वो है रिप्लाई क्या फाइल किया कमीशन ने। ये बड़ी गजब की चीज है। मतलब जो रिप्लाई 10 साल पहले कमीशन ने फाइल किया था पीटीआई के केस में, डिट्टो सेम टू सेम एक एक लाइन मिल रही है, वही रिप्लाई अब फाइल किया। तो पीटीआई क्यों अकेले मारे गए? जब वो तब गलत था तो ये अब क्यों गलत नहीं है, ये मेरा सवाल है। खैर, इसमें ये कहते हैं डिप्टी सेक्रेटरी एचपीएससी जवाब में लिखते हैं कि जो ये पिटीशन फाइल करी है इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है और इसको डिसमिस किया जाए, डिक्लाइन किया जाए। ठीक। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि एस्टॉपल लगाया जाए इन बच्चों के ऊपर। अब मुझे मजा इसलिए आ रहा है ये पढ़ने में क्योंकि इनके सारे जवाब सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई वाले केस में दे रखे हैं। तो मतलब या तो ये पढ़ के नहीं आते हैं या इन्होंने एक सेट पैटर्न बना रखा है, इन्हें पता है कि बच्चे अब पढ़ते नहीं है, बच्चों को पता नहीं है उस केस में क्या होगा, तो चलो इस केस में ये चलने देते हैं। खैर, तो इन्होंने कहा कि एस्टॉपल लगेगा कैंडिडेट्स के ऊपर एज द पिटिशनर हैज ड्यूली पार्टिसिपेटेड इन द सिलेक्शन प्रोसेस, हाउएवर व्हेन द रिजल्ट डिड नॉट कम इन हिज फेवर ही हैज कम अराउंड टू चैलेंज द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस। पिटिशनर वाज सो एग्रीव्ड अगेंस्ट नॉन डिस्क्लोजर ऑफ क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन। तो वो पहले क्यों नहीं आए? कहने का मतलब ये है कि पिटिशनर ने सारे टेस्ट भी दिया, हर एक प्रोसेस में पार्टिसिपेट भी किया, इसने हर एक उसमें क्या कहते हैं एग्जाम भी दिया, सब कुछ दिया, और जब फेल हो गया जी जब आ रहा है कोर्ट में तो इसको रोको, एस्टॉपल लगाओ, इसने क्यों पार्टिसिपेट किया पहले। अब इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की जजमेंट में दे रखा है कि एस्टॉपल नहीं रहेगा कैंडिडेट के ऊपर। भाई कमीशन, तुमने क्राइटेरिया तो बाद में बताया, तो क्राइटेरिया चैलेंज करने पहले कैसे आ जाता? कितनी मतलब छोटी सी बात है। आप किसी चीज को चैलेंज करने जब भी जाओगे जब आपको उस चीज का पता चलेगा, उसकी सराहना करोगे या उसके विरोध में जाओगे तभी तो पता चलेगा जब वो जानकारी मिलेगी। तुमने कमीशन वो जानकारी दी ही नहीं बच्चे को। जब तुमने जानकारी वो बच्चे को दी है और जो कि तुमने दी है रिजल्ट आने के बाद, तो बच्चा जब ही तो चैलेंज करेगा उसे, पहले कैसे करेगा? लीगल टर्म्स है ये, थोड़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वरना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है इन चीजों को पढ़ना, अगर थोड़ा मतलब हो जाए तो। खैर, तो इन्होंने कहा कि इसको एस्टॉपल के ग्राउंड पे रिमूव किया जाए। सेम टू सेम चीज पीटीआई वाली जजमेंट पूरी मेरे पास है, कोई मैं 5-6 बार से पढ़ चुकी हूँ, सिमिलर चीज सेम चल रहा है। दूसरा इनका कि भैया हम तो हैं इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन, हमारी मर्जी, हम आर्टिकल 320 से बन के आए हैं, तो हम कंपिटेंट हैं बहुत सारी चीजों के लिए और हमें कोई टोक नहीं सकता। तो ये एक सेट जवाब रहता है और यही सेट जवाब मंत्रियों के पास, मुख्यमंत्री साहब के पास, सबके पास रहता है। मतलब आप जाओगे जहां तो आप कहोगे जी ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया, गलत हो गया, तो कहेंगे अरे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिक्टेटर तो नहीं हो सकती ना। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी तो बाइंडिंग होगी ना कहीं किन्हीं रूल्स रेगुलेशंस और उनके अंडर। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को मिसकोट नहीं करनी चाहिए बहुत सारी चीजें। मैं आगे आऊंगी एचसीएस मेंस आंसर कॉपीज में क्या इन्होंने घमासान मचाया है। मैं सेम चीज को मतलब मैं इन चीजों को इकट्ठे नहीं रखना चाहती हूँ, उसमें मैं बताऊंगी। खैर, इसके बाद इन्होंने कहा
कि हमने क्राइटेरिया जी इसलिए नहीं बताया पहले कि यदि हम पहले इसे पब्लिश कर देते तो चांसेस थे कि हमारे ऊपर फेवरेटिज्म के एलिगेशंस लगते। हालांकि हमें अपनी इंटरव्यू कमेटी के ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन क्या पता कि कहीं किसी का कोई फेवरेट एंगल निकल जाए, कुछ हो जाए। इसलिए टू अवॉइड द इवन स्लाइटेस्ट ऑफ एलिगेशंस अगेंस्ट द इंटरव्यू कमेटी एंड कमीशन और बायस बाय द कमीशन टुक अ कॉन्शियस डिसीजन नॉट टू डिस्क्लोज द क्राइटेरिया अप टिल द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। आप समझे इस चीज को, दोबारा बोलूंगी। कमीशन ने कहा कि हमने कॉन्शियसली क्राइटेरिया डिस्क्लोज नहीं किया है, क्योंकि यदि हम डिस्क्लोज कर देते तो फेवरेटिज्म के हमारे ऊपर एलिगेशंस लग जाते, कुछ ना कुछ, क्या पता इंटरव्यू कमेटी बायस हो जाती, इसलिए हमने जी डिस्क्लोज नहीं किया। तो पीटीआई वाले मामले में भी तो रिजल्ट के साथ डिस्क्लोज किया था। वहां ये चीज क्यों नहीं लागू हुई? एक ही भर्ती क्यों, वही भर्ती क्यों, 10 साल बाद क्यों? और जो चीज़ 10 साल पहले ठीक थी तो वो अब ठीक क्यों नहीं है? इसमें आपके जवाब, यदि सरकार के कमीशन के जवाब, यही जवाब 10 साल पहले गलत थे तो यही जवाब 10 साल बाद गलत क्यों नहीं? कारण क्या राजनीतिकरण नहीं है? केवल राजनीति की द्वेष भावना के साथ? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है। आगे हम पढ़ते हैं इनका जो रिप्लाई है। हाँ, सेम ही है इनका रिप्लाई। बार बार इन्होंने ये लिख रखा है कि जी क्राइटेरिया हम चेंज कर सकते हैं, और क्राइटेरिया हमने इसलिए रिवील नहीं किया कहीं फेवरेटिज्म ना हो जाए, और हम इंडिपेंडेंट कमीशन है, हमें कोई टोकेगा नहीं। दैट्स इट। सेम टू सेम इस भर्ती में हुआ है। सेम टू सेम इस भर्ती में कहा गया कि एस्टॉपल लगेगा इन कैंडिडेट्स पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई एस्टॉपल नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा ये सब कुछ। तो जी वही सवाल लौट के आ जाते हैं जो हैं कि पहले जो चीज़ें ठीक थी या गलत थी वो अब उल्टी क्यों हो रही हैं? एस्टॉपल तो अब लगना चाहिए आपके लिए, पहले जो गलत था अब आपके लिए ठीक है। अब आपको ऐसा कौन सा रूल या पॉलिसी मिल गई? मैंने तो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी पढ़ दी, रेनू वाली, आप उसको बैक जाके देख सकते हैं। तो अब क्यों नहीं? और यहाँ पे तो मैं आपको एक और चीज़, एक ग्लेयरिंग चीज़ दिखाती हूँ। एक अनाउंसमेंट आई थी, नायब तहसीलदार की बात करूँगी, 15 मई 2018 को ये है अनाउंसमेंट आई थी। मैं इसको पेज पे भी डाल दूंगी, आपको पता चलेगा कैसे होती हैं चीज़ें। मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रही हूँ, कुछ नहीं बोल रही हूँ, केवल कागज़ों पे बोल रही हूँ, ध्यान रखना। इसमें लिखा है कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ईबीपीजी कैटेगरी दैट द कमीशन विल नॉट प्रोसीड क्वा द पोस्ट मेंट फॉर, मतलब कैंडिडेट्स ईबीपीजीसी कैटेगरी को विड्रॉ कर लिया गया है। देयरफॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफ ईबीपीजी कैटेगरी कैंडिडेट्स आर नॉट बीइंग एक्सेप्टेड बाय द कमीशन। दोबारा कि therefore the online application forms of EBPG category candidates are not being accepted by the commission। जब आपने फॉर्म ही नहीं एक्सेप्ट किए EBPG कैटेगरी के तो आपका रिजल्ट कैसे आ गया EBPGC का? आपका रिजल्ट आपने कैसे दे दिया जब आपने फॉर्म ही नहीं एक्सेप्ट करे थे उस कैटेगरी में? ये ग्लेयरिंग चीज़ें हैं जो उठनी चाहिए थी कोर्ट में, जो बोलना चाहिए था, जो चीज़ें सामने आनी चाहिए थी, लेकिन वो केस ख़त्म कर दिया गया। ये देख लो, ये देखो 4 रोल नंबर आए हैं। फॉर्म कोई नहीं भरा गया था इस कैटेगरी में, लेकिन रिजल्ट इस कैटेगरी में आया है। बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी दुखी हैं, केवल इससे नहीं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिजल्ट पेंडिंग है। 2015 के रिजल्ट पेंडिंग है, आप पीजीटीज के देख लो, वेटिंग पेंडिंग है। चीफ सेक्रेटरी की जबकि गाइडलाइंस हैं कि वेटिंग रिलीज करनी है, नहीं हो रही हैं। एसबीसी के रिजल्ट पेंडिंग है, बहुत सारे ईबीपीजीसी के हैं। ये लिख रखा है कि एक सर्विसमैन कैटेगरी में ना मिले तो उसमें उस रिस्पेक्टिव कैटेगरी से लेकर रिजल्ट निकालने, वो पेंडिंग है। इतनी वैकेंसीज पेंडिंग है। टैक्स, और ये जो 2015 वाली वापस ले रहे थे, टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, जिसमें 2 के रिजल्ट आए हैं, 7 उसमें पेंडिंग है। स्टेनो की वेटिंग नहीं क्लियर हो रही है, वो लोग बेचारे थोड़े दुखी हैं कि भाई क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। क्लर्क वाले दुखी हैं। आप ये देखो
पीजीटी फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, पीजीटी संस्कृत, मुझे लगता है राज्य का मुद्दा बन जाना चाहिए पीजीटी संस्कृत, इतने इन बच्चों ने संघर्ष किया है। AE PHED का एग्जाम, HPSC, AE SDO वगैरह 2015 की ये वैकेंसी है। प्रीलिम्स इसका 2017 में आया, रिजल्ट फरवरी 2018 में आया, लेकिन प्रीलिम्स का रिजल्ट देके भूल गए कि इसमें मेंस भी करवाना है, आगे भूल चुके हैं। फरवरी 2018 से ये बच्चे प्रीलिम्स किए बैठे हैं, 2015 की भर्ती है, आगे उसको बढ़ाया ही नहीं गया प्रोसेस को। HSSC again trying to cancel taxation inspector recruitment, मनोज कुमार, do you have any proof sir? हाँ, आरोही का रिजल्ट, SP सिंह ने कहा आरोही का रिजल्ट, ये टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ का, और आरोही में भी काफी आरोप प्रत्यारोप लगते रहे कि टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, टेलीफोन्स आए हैं किसी के पास, कितने पैसे दे दो, उतने पैसे दे दो, और आरोही का अब तक भी लिंक खुला रहा डॉक्यूमेंट्स अटैच करने का, जबकि डॉक्यूमेंट्स अटैच करने की कुछ समय सीमा दी गई थी। तो ये छोटे हमें लगता है इश्यूज होते हैं, ये बहुत गलत है। मतलब आपने एक बार सेट कर दिया कि ये उसके बाद दाएं बाएं होना बहुत गलत है। आपने कह दिया कि डॉक्यूमेंट को सबमिशन करने के ये 4 दिन है, तो उन 4 दिनों में ही करवाओ, बाकी चुपचाप लिंक खोल देना और फिर चुपचाप डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि अब तो बच्चों के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी होगी वो अपने डाल देंगे, लगा देंगे, जिन्होंने वैसे एग्जाम दिया होगा। एनीवेज, पीजीटी होम साइंस है एक, वो भी काफ़ी समय से पेंडिंग चल रहा है, क्लर्क की है, उसके बाद UHBVN, DHBVN, LDC वाली है, ALM है, DHBVNL, JSC है, ITI इंस्ट्रक्टर है, ये सब, इनमें भी थोड़े बहुत इश्यूज रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो पेंडिंग वैकेंसीज हैं, बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो निकल ही नहीं रही हैं। JBT 8 साल से नहीं निकल रही है। ADO एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, यदि आप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का देखोगे, RTI में उसका आया था कि 700 के करीब पोस्ट पेंडिंग है। अब हम ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर BAO की भी उसमें जोड़ दे तो 900 के करीब ये पोस्ट हो जाती हैं। 900 के करीब पोस्ट पेंडिंग है आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। जो एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हुए हैं बच्चे 8-8, 10-10 साल से दुखी हो रखे हैं क्योंकि कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है। और ADO में आप मानेंगे एक ADO को चार्ज दिया गया है, 3-3, 4-4 चार्जेस दे रखे हैं, 3-3, 4-4 हेडक्वार्टर्स के, और एक हेडक्वार्टर में 15 से 20 गांव आते हैं। तो ये कैसे एक ADO मैनेज करता होगा कि सॉइल सर्वे भी कर रहा है, वो क्रॉप लॉस सर्वे भी कर रहा है, वो सॉइल सैंपलिंग भी कर रहा है, वो हो ही नहीं सकता। इनएफिशिएंसी चल रही है सारी जगह, कैसे काम होगा। खैर, तो हम दोबारा मुद्दे पे आते हैं, और वो यही है कि बहुत सारे तो चेंजेस की जरूरत है हमें हमारी भर्ती प्रक्रिया में। ठीक, एरर फ्री पेपर होना चाहिए, टाइम्स होना चाहिए, कैलेंडर होना चाहिए, और नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करें, और क्राइटेरिया, भर्ती क्राइटेरिया सबसे पहले एग्जाम होने से पहले, और भर्तियां रेगुलरली होती रहें, रिक्वेजिशंस रेगुलरली आती रहें, जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए आउटसोर्सिंग वगैरह या बाहर से एंगेज, जो टेम्पोरेरीली हम एंगेज करने की कोशिश करते हैं वो ना करें। भर्ती सिस्टम इतना स्मूथ हो जाए कि फटाफट भर्तियां आएँ और एग्ज़ाम हो और वो ख़त्म हो। ऐसा नहीं 2015 की अब तक पेंडिंग चले ही जा रही हैं और चलती रहें, ऐसे काम नहीं हो पाएगा ना। उसके बाद RTI का सिस्टम, यदि RTI है तो हमें जवाब मिलने चाहिए हमारी RTI के। ऐसा नहीं कि हमें उसके लिए बार बार धक्के खाने पड़े, बरगलाते रहे हमें कि अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस ओवर नहीं हुआ है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस ओवर नहीं है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ही आपके इतनी सारी गड़बड़े हैं, आपने वेरीफाई नहीं करी है कि आपने वेरीफाइड की डाली ही नहीं है। अब बच्चे के पास क्या बचेगा, केवल कोर्ट केस, और कोर्ट कौन जा पाएगा, जिसके पास 4 पैसे हैं वो जा पाएगा। एग्रीव्ड है तो वो वहां पे जाएगा, अदरवाइज वो रह गया। तो RTI का जवाब नहीं देंगे, फिर फर्स्ट अपील का नहीं देंगे, फिर SIC में आजकल बहुत अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं, वो मैं लेके आऊंगी आप लोगों के सामने वो भी। तो ये सब इश्यूज हैं, इन सब इश्यूज के रिड्रेसल के साथ साथ जिस चीज को आपने गलत कहा 10 साल पहले जो चीज हुई, वही चीज मैं सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कहूंगी कि वही सेम चीज अब हुई है और बहुत बदतर हुई है, बहुत हाईएस्ट लेवल पे हुई है, और बहुत ज्यादा इसमें करप्शन नजर आ रहा है। तो
आप यदि बहुत ही कड़ा डिसीजन लेते हैं 10 साल पहले के लिए, तो आप यदि ईमानदार हैं और पारदर्शी हैं तो सेम कड़ा निर्णय अब भी लें और असिस्टेंट प्रोफेसर और नायब तहसीलदार के तथ्य जांचें, खोजें और उसके ऊपर उचित कार्यवाही करें। पहली बात। दूसरी बात, पीटीआई वालों से कहूंगी कि आप किसी कर्मचारी के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे यदि ये तथ्य उठाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लीगल किसी इंसान के पास जा रहे हैं और वो ये देखेंगे तो वो ये समझेंगे, इनफैक्ट वो ये भी कह सकते हैं कि बच्चे केस कोर्ट चले जाएं। तो आप ये कहना कि कोर्ट तो गए हुए हैं, लेकिन आप भी ये तथ्य देखिए, यदि ये बाहर आते हैं अच्छे तरीके से तो सरकार की इसमें किरकिरी होती है। तो आप जितने ज़्यादा सिंसियर हैं हमारे लिए, उतने इनके लिए भी हो जाएं। और अपील करें आप सरकार से कि आपके लिए जो एक्ट लेके आए वो सरकार लेके आए, आप उसमें जितना हो सके कम इन्वॉल्व हो। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी आप लोगों की मर्जी। जी, पेंडिंग रिजल्ट ऑफ एक्साइज टैक्सेशन इंस्पेक्टर से यस सर, सुमेर सिंह। ठीक है, मेरे ख्याल हमारी पूरी बात हो चुकी है इसके अंदर। मैम DESM का कोई चांस है सिलेक्शन का? किसी भी क्यों नहीं है DESM का? बॉबी कुमार जी बिल्कुल है। लगभग 8 महीने से असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के मार्क्स नहीं बताए गए हैं, जिसमें अधिकतर बाहरी राज्यों के लोगों को लगाया गया। SP सिंह जी, ये वही रिक्रूटमेंट है मेरे ख्याल जिसमें 11 अभ्यर्थी 18 में से बाहर से लगे थे। तो ये है, सब समझ रहे हैं हम लोग, पढ़े लिखे लोग हैं हम, ऐसी बात है नहीं। थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट एवरीवन।